नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग की ओर से किसी भी समय तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दूसरी तरफ चुनाव 2024 के लिए विभिन्न सर्वे संस्थानों ने अपने अपने ओपिनियन पोल भी जारी कर दिए हैं। इस पोल के मुताबिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत हासिल कर सकता है। अकेले भाजपा ही बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। इंडिया टीवी CNX ने मंगलवार यानी 5 अप्रैल 2024 को अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। इस पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर लगभग 335 सीटें जीत सकती है। बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए गठबंधन को कुल 378 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी तरफ अगर बात विपक्ष के इंडी गठबंधन की करें तो सर्वे के मुताबिक जनता उसे 98 सीटों के आसपास जीत की हरी झंडी दिखा रही है। सर्वे के मुताबिक प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हालत अब तक की सबसे खराब हालत बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार हुए लोकसभा चुनावों में 44 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार लोकसभा चुनाव में उसे महज 37 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर आती बताई गई है। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला है। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्लीन स्वीप करने की संभावना जताई गई है। सर्वे बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। गुजरात की सभी 26, MP की सभी 29, राजस्थान की सभी 25, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। दूसरी तरफ बात अगर यूपी की जाए, जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं, तो यूपी में बीजेपी 74 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है, जबकि 4 सीटें एनडीए की सहयोगी पार्टियों को मिलती दिख रही हैं। इस सर्वे में सपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के बजाय अन्य दलों से होना बताया गया है। पूर्वोत्तर की 11 सीटों पर हुए सर्वे में 5 सीटें भाजपा और इतनी ही अन्य दलों के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस को महज 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। असम की 14 सीटों में भाजपा को 10 पर जीत का अनुमान बताया जा रहा है। यहाँ भी कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आना बताया गया है। इसके अलावा झारखंड में 14 में से 12, कर्नाटक में 28 में से 22, उड़ीसा में 21 में से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेशों की 5 सीटों में भाजपा की 4 और कांग्रेस की महज 1 सीट पर जीत बताई गई है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो इस राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में भाजपा की झोली में 25 सीटें आने का अनुमान है, जबकि यहां कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। शिवसेना उद्धव गुट को 8 और शिंदे गुट को 6 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की एनसीपी को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अजीत पवार खेमे में 4 सीटें आ सकती हैं। इसी पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त बताई गई है। संदेशखाली मसले को लेकर पूरे देश की नज़रें पश्चिम बंगाल पर हैं, जिसे लेकर इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं बीजेपी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाता दिख रहा है। अब अगर हम क्षेत्रवार सीटों के हिसाब से बात करें, तो उत्तरी बंगाल की 8 सीटों में से बीजेपी को 6 और तृणमूल कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल में टीएमसी को अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ की कुल 12 सीटों में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकता है। ग्रेटर कोलकाता की 5 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर और बीजेपी 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं सर्वे के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। इस क्षेत्र की 17 सीटों में बीजेपी को 10 और तृणमूल को 7 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में भाजपा के हिस्से में 17 सीटें आने की संभावना जताई गई है। यहाँ आरजेडी को महज 4 सीटें मिल सकती हैं। पोल के मुताबिक किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। देखा जाए तो यह ओपिनियन पोल कांग्रेस के लिए सदमे के समान है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, तो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, और ऐसे में राहुल के इतना करने के बाद भी अगर पार्टी को 37 सीटें मिल रही हैं, तो यह बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस के लोगों का मोह भंग हो चुका है।
हालात ये हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। आपने पहले देखा होगा कि किस तरह इंडी गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस को टिकट बंटवारे में कोई भाव नहीं दे रहे थे और वे क्यों ऐसा कर रहे थे, इसकी झलक भी काफ़ी हद तक पोल से मिल जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, आरजेडी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों का होगा। लेकिन इस पोल से इन दलों को ये खुशी कांग्रेस के सापेक्ष भले ही हो, लेकिन अगर पूरे गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों को मिलाकर भी विपक्ष इस बार महज 98 सीट पर ही रुक जा रहा है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि देश का लोकतंत्र किस तरह से आने वाले समय में वैकुंठ विपक्ष की स्थिति क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी हर जगह बढ़त क्यों बना पा रही है? आखिर क्यों कांग्रेस तीसरी बार भी सत्ता से काफ़ी दूर है और किसी राज्य में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है? आखिर क्यों बीजेपी को हराना इस बार भी काफ़ी मुश्किल है? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना है तो याद कीजिए कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन को, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता का मुद्दा जोर शोर से उठा। इसमें कहा गया कि एनडीए के मुकाबले के लिए समान विचारों के आधार पर एकजुट विपक्ष की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जितने दल उतने विचार, अखिलेश कमलनाथ एमपी में चुनाव के बीच लड़ते रहे, नीतीश राजद को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और हुआ वही जो हर बार गठबंधन के साथ होता है। 2023 के 85वें अधिवेशन की तरह कांग्रेस ने 2003 के शिमला अधिवेशन में भी 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों को साथ लेने का अभियान छेड़ा था और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। गठबंधन को 114 सीटें मिली थीं, लेकिन आज स्थिति 2004 वाली नहीं है। 20 सालों के भीतर कांग्रेस रसातल में चली गई है। बीजेपी का विजय अभियान रथ बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन से निकली कांग्रेस को लोग हिंदुत्व विरोधी मानने लगे। इसके पीछे कारण रहा कांग्रेस के डीएमके और सपा जैसे घटक दल, जिसके नेताओं ने सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स तक कह दिया। राहुल गांधी जब जब विदेश गए, उनके बयानों से देश में विवाद खड़ा हुआ और जनता उन्हें भारत और भारतीयता के खिलाफ समझने लगी। और दूसरी तरफ इसी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भाजपा ने धीरे धीरे अपना मजबूत वोट बैंक बना लिया। जरा सोचिए कि बीजेपी द्वारा अपनी नीतियों में किए गए इस बदलाव को जनता ने किस तरह से सिर आंखों पर लिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मजबूत गठबंधन बनाया, लेकिन फिर भी वे बीजेपी के सामने टिक नहीं पाए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हुई। और बात सिर्फ जीत तक ही नहीं रही, बल्कि बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। पार्टी को 43% लोकसभा सीटों पर बहुमत हासिल हुआ। बीजेपी को 2024 में हराना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इंडी गठबंधन में जनता को विश्वास नहीं दिख रहा। पार्टी नेताओं ने जिस तरह से सीटों के बंटवारे से लेकर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों में भी अपने ही विधायकों के बीच खींचतान दिखा। 300-400 रुपये कैश बरामदगी के बावजूद भ्रष्ट नेताओं पर या संदेशखाली जैसे मसलों पर ईडी और सीबीआई के छापों में भी विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर जिस तरह से पक्षपात के आरोप लगाए गए, उससे जनता के बीच यह परसेप्शन बन चुका है कि ये सभी अवसरवादी दल अपने हितों के लिए एकजुट हुए हैं। इनका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। अगर मतदाताओं के मन में यह बात घर कर जाए कि गठबंधन दलों के पास कोई विजन नहीं है, तो बड़े से बड़े गठबंधन भी चुनाव में धराशायी हो सकते हैं। अगर आपको विश्वास न हो, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन को ही देखिए कि किस तरह से तालमेल के अभाव में इन गठबंधनों का चुनाव में बंटाधार हो गया। कांग्रेस के साथ रहे दलितों के 40% मतदाता बीजेपी के पक्ष में चले गए। इसी तरह हमेशा जेडीएस के साथ रहने वाले ओक्का लीगा वोटरों का 60% बीजेपी का समर्थक हो गया। उधर यूपी में तो एसपी और बीएसपी के साथ आने से जाटो, यादव और मुस्लिम मतदाता एकजुट हो गए, लेकिन गैर यादव मतदाताओं का भी बीजेपी के प्रति ध्रुवीकरण हो गया। इसका नतीजा हुआ कि बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीत गई। बीजेपी को 2024 में हराना उसी प्रकार से मुश्किल है जिस प्रकार से 2014 और 2019 में था। कारण है मोदी का खुद का व्यक्तित्व जो समय के साथ विशालकाय होता गया। 2014 और 2019 में मोदी जितना भी मजबूत हों, लेकिन 2024 में 2014 और 2019 की तुलना में और भी अधिक मजबूत हो चुके हैं। ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और हर दिन ऐसे बयान दे रहा है जिससे जनता को यह लगने लगा है कि विपक्ष मोदी से नफरत करता है। विपक्ष मोदी से नफरत करते करते कई बार देश से भी नफरत करने लगता है। विपक्ष को ये समझना होगा कि जनता आज भाजपा को वोट नहीं दे रही, बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट कर रही है, मोदी को वोट दे रही है। और अगर विपक्ष मोदी की नीतियों का विरोध करने की बजाय मोदी पर हमला करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा,
ये साफ दिख रहा है। 2019 के लोक नीति सर्वे में 1/3 लोगों ने कहा था कि अगर मोदी पीएम का चेहरा नहीं होते तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया होता। 1971 में इंदिरा का विरोध जिस तरह से गंवारा नहीं था जनता को, वैसे ही 2024 में मोदी विरोध विपक्ष के लिए बैकफायर करेगा, ये भी तय है। और यही कारण है कि सर्वे में यह साफ है कि इस बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में आ रही है। तो ये है भाजपा की 2024 में जीत के कारण, या कह सकते हैं कि मोदी की जीत के कारण। आज भाजपा का मतलब मोदी है। विपक्ष इसे जितनी जल्द समझ ले उतना ही बेहतर है, क्योंकि आज भाजपा एक चुनाव जीतती है तो दूसरे के लिए खुद को तैयार करने लगती है। यही कारण है कि 2024 में भी मोदी सरकार आती दिख रही है और चुनाव में जीत के ठीक बाद भाजपा 2029 की तैयारी शुरू कर दे तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भाजपा काफ़ी बदल गई है और जिस तरह से जीत उसकी झोली में गिरने को बेताब है, आने वाले समय में भाजपा विश्व इतिहास में विपक्ष का सबसे बड़ा वैकुंठ क्रिएट कर दे तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।